देखिए, स्कंद गुप्त आपके कोर्स में है और ये रचना कब लिखी गई? 1928 में लिखी गई। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी। और क्यों लिखी होगी? अगर आपसे एक लाइन का उत्तर पूछा जाए, जैसे कोई आप इंटरव्यू में हैं और साक्षात्कार में आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखा स्कंद गुप्त, तो उसका उद्देश्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि 1928 का भारत यानी परतंत्र भारत, और इस परतंत्र भारत को स्वतंत्र बनाना, स्वतंत्रता के लिए। क्यों लिखा? आपसे एक लाइन का उत्तर कोई चाहे कि स्कंद गुप्त नाटक क्यों लिखा गया, कुछ उद्देश्य होता है? नहीं। कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे क्या है? आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? जी हमको डीएम बनना है, नहीं आईएएस बनना है। तो जयशंकर प्रसाद ने स्कंद गुप्त नाटक क्यों लिखा, कब लिखा? 1928 में। और आपसे पूछा जाए क्यों लिखा? भारत की आज़ादी के लिए, यानी राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए। और स्वतंत्रता सभी स्तरों पर, राजनीतिक भी मिले, सामाजिक भी मिले, धार्मिक स्तर पर भी मिले और आर्थिक स्तर पर भी मिले। तो आपसे कोई साक्षात्कार में पूछे कि स्कंद गुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है, एक लाइन का उत्तर है संपूर्ण स्वतंत्रता। केवल ऐसा नहीं कि अंग्रेज चले जाएं, ये आज़ादी सबको और सबके लिए, जिसमें मूलतः अभी तो हमको राजनीतिक आज़ादी चाहिए, लेकिन क्रमशः हमको क्या क्या चाहिए? सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए। राष्ट्र एक रहे, राष्ट्र अखंड रहे। तो जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक या स्कंदगुप्त नाटक क्यों लिखा? राष्ट्र की आज़ादी के लिए। ये कब लिखा गया? 1928 में लिखा गया। हम लोग गुलाम भारत है ना, असहयोग आंदोलन हो चुका है और सविनय अवज्ञा आंदोलन का बैकग्राउंड भी बन रहा है। इसी दौर में बलिदान के साथ एकता और अखंडता के लिए इन्होंने क्या लिखा है? स्कंदगुप्त नाटक लिखा है। अब इसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रयास किए हैं। उद्देश्य एक है, जैसे आपका उद्देश्य है आईएएस क्वालिफाई करना, तो कई प्रयास करते हैं। आप हिंदी की कोचिंग ले रहे हैं, नहीं तो जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य है स्वतंत्र भारत, तो उसके लिए वो प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे क्या क्या? तो पहला प्रयास ये करेंगे कि हम अतीत के बेस्ट मूल्यों को, यानी उज्जवल मूल्यों को, यानी सर्वोत्तम, पृष्ठ को, इतिहास को पढ़ेंगे। इससे हमको क्या फायदा होगा? इससे हमको फायदा होगा गरिमा, हमको गर्व होगा, हमको स्वाभिमान होगा। नहीं तो हम अतीत के उज्जवल, सर्वोत्तम, या कहिए उदात्त, या कहिए बेस्ट। उद्देश्य है स्वतंत्रता, लेकिन उसके लिए कई काम करेंगे जयशंकर प्रसाद। पहला ये काम करेंगे कि भारतीयों के बीच अभिमान के लिए, गर्व के लिए, स्वाभिमान के लिए हम अपने अतीत को याद करेंगे। ठीक है, जैसे हम सब करते हैं, जैसे आप भी करते हैं। आपके घर वाले कहते हैं कि भाई घर की कुल मर्यादा का क्या रखो, दिल्ली में गए हो तो ध्यान रखो, और उस आपका परिवार और ज़्यादा उन्नत हो, नाम करे। नहीं, इसीलिए तो जयशंकर प्रसाद भी चाहते हैं कि हम आज़ाद हों। तो आज़ाद कैसे होंगे? तो कहा कि भारतीय याद करें किसको? अपने बेस्ट को, जो पीछे छूट गया है। और ऐसा ही बेस्ट है हमारा गुप्त काल, ऐसा ही बेस्ट है हमारा गुप्त काल, ऐसा ही बेस्ट है हमारे मौर्य काल। मौर्य काल मतलब चंद्रगुप्त।
गुप्त काल का मतलब स्कंद गुप्त। क्यों स्कंद गुप्त? चूंकि इसने हूणों को भगाया था, हूणों को हराया था। और चंद्रगुप्त क्यों? चूंकि इसने सिकंदर को हराया था। हाँ, चंद्रगुप्त बिहार पीसीएस के कोर्स में लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? चंद्रगुप्त भी सेम स्टोरी, एक तरह का भाव और एक तरह के प्रश्न दोनों में आते हैं, चाहे स्कंदगुप्त पढ़िए या चंद्रगुप्त पढ़िए। केवल पात्र बदल जाएगा, घटनाएं बदल जाएंगी, उद्देश्य नहीं बदला। उद्देश्य वही है ना, कि भारत क्या हो? आज़ाद हो। भारत आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, सभी स्तरों पर हो, गांधीवादी सपनों का भारत हो। और इसके लिए जयशंकर प्रसाद ने कुछ काम किए, और उस काम में जो पहला काम है कि उन्होंने नाटक लिखा। और नाटक का विषय क्या लिया? अपने पास्ट के, यानी जो बीत चुका है, गुप्त काल हमारा बीत चुका है, तो हम उस अतीत पर क्या करें? गर्व करें। तो इस गर्व करने से फायदा क्या होगा? स्वाभिमान होगा। और आज की पीढ़ी समझेगी कि हम भी कभी क्या थे? महान थे, आज गुलाम हो गए। और दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि वर्तमान समस्याओं की समग्र पहचान हो। जो प्रेजेंट, आखिर हम गुलाम क्यों हैं? तो उन समस्याओं की समग्र पहचान हो। नहीं, जैसे अतीत से हम ऊर्जा लें और अभी चुनौतियां क्या हैं 2022-23 में सिविल सेवक बनने के लिए, है ना, तो उन चुनौतियों को समझें, यानी प्रेजेंट कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको समझें, यानी 1928 का भारत, और क्या क्या चैलेंजेस हैं। जैसे जातिवाद चैलेंज है, जैसे भाषावाद, क्षेत्रवाद, हमारा शासक दिशाहीन है, तो ये सब कई सारे चैलेंजेस हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढे। और फिर तीसरी बात जो मुख्य है कि हम क्या हों? अंततः आज़ाद हों। अब इस आज़ादी के प्रोसेस में कई काम होंगे, जैसे हमको बलिदान देना पड़ेगा, नहीं, राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ेगा। और जो युवा दिशाहीन है, युवा कह रहा है कि जी हमको क्या मतलब राष्ट्र से, उसको चैतन्य बनाना होगा। और जो आप पढ़ रहे थे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की पहली लाइन यही है, स्कंदगुप्त युवा है। जैसे भारतवर्ष के लोग 1928 में जो युवा वर्ग था, वो कह रहा था कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यही स्कंदगुप्त कह रहा है। तो स्कंदगुप्त कह रहा है कि हमको क्या मतलब है अधिकार से। तो परंदत क्या कहता है? परंदत सेनापति है, और वो कहता है कि जी नहीं, अधिकार चाहिए किसके लिए? लोगों की सेवा करने के लिए। अधिकार चाहिए किसके लिए? सबको अन्न मिले, सबको वस्त्र मिले, सबको विकसित होने का अवसर मिले, इसलिए आपको अधिकारों का उपयोग करना पड़ेगा। तो परंदत योग्य सेनापति। स्कंदगुप्त क्या हो रहा है? थोड़ा दिशाहीन हो रहा है, तो उसको समझा कौन रहा है? परंदत। परंदत कौन है? वृद्ध हैं, अनुभवी। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि अभी जहाँ आप हैं, यहाँ पर अभी आक्रमण नहीं हो रहा है हूणों का, लेकिन अभी मालों पर तो हो रहा है। और ये जो हूण है वो मालो और मगध और गुप्त नहीं समझेंगे, इसलिए उनकी जाके आप मदद कीजिए। तो इसमें एक दूसरा भी वंश है, उसका नाम क्या है? आप देखिए कौन सा। हाँ, तो इसका मतलब है कि राष्ट्र एक हो, राष्ट्र अखंड हो। समझ गए? यानी ये स्टोरी का मूल भाव क्या है? हम गुप्त काल का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? अतीत से ऊर्जा लेने के लिए, और जो प्रेजेंट कंडीशन है भारत का उसको समझने के लिए, और फिर एक नया भारत बनाने के लिए। समझ में आ गई बात? इसी थीम पर यह नाटक लिखा गया है, और इसी थीम पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा, और फिर हम लोग या पहले पात्र का परिचय जान लेते हैं। आपने कुछ पढ़ा होगा, कुमारगुप्त नाम सुना है? कुमारगुप्त का? नहीं, कुमारगुप्त की 2 रानियां। कौन कौन? कुमारगुप्त ने 2 शादी की। एक रानी का नाम है देवकी और दूसरी रानी का नाम है अनंत देवी। तो 2 शादी करनी चाहिए क्या? क्या वैसे परिस्थिति हो तो कर लेना चाहिए, और 3 भी कर लेना चाहिए, परिस्थिति हो तो 2। तो कुमारगुप्त की 2 रानियां हैं,
पहली देवकी है और दूसरी, देवकी से जो संतान जन्म लिया उसका नाम है स्कंदगुप्त, और अनंत देवी से जिस संतान ने जन्म लिया उसका नाम है पुरगुप्त। छोटी पत्नी है अनंत देवी, ये युवराज हैं। अनंत देवी किसको युवराज बनाना चाहेंगी? अपने बेटे को? नहीं। और ये जो है कुमारगुप्त विलासी, विलासी पुरगुप्त को ये बनाना चाहती हैं, इसलिए षड्यंत्र में लग जाती हैं। षड्यंत्र, ये सब मिल करके दोनों क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं। और इस षड्यंत्र में कौन कौन भागीदार हैं? एक सर्वनाग है, एक भटार्क, प्रपंच बुद्धि है, नाम भी सबका वैसे ही है। सर्वनाग की पत्नी है वो रामा, ये अच्छी हैं। इन लोगों को, कई गलत लोगों को पत्नी अच्छी मिल जाती है, तो सर्वनाग हैं गलत, लेकिन इनकी पत्नी क्या है? अच्छी है। और भटार्क की जो माँ है ये भी अच्छी है, कमला। ये दो अच्छी, यानी इनकी पत्नी और माँ भटार्क, भटार्क की माँ कमला, ये दोनों अच्छी हैं। सर्वनाग की पत्नी रामा। इनके पास सेनापति हैं पर्णदत्त, ये योग्य सेनापति हैं, ये योग्य है, कर्मठ, राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे सकते। इनका जो पुत्र है ये भी योग्य है, चक्रपालित, ये भी योग्य है। किनका पुत्र है? पर्णदत्त का, चक्रपालित। ये इनका समय है, तो एक स्कंदगुप्त का समय केवल याद रखें। वैसे जो गुप्त काल है 275 ईस्वी से लेके 540 ईस्वी के बीच, ये गुप्त काल है। स्कंदगुप्त का समय क्या है? इनका समय नोट कर लीजिए, 455 से 467 ईस्वी, इस बीच में 275 में कुमारगुप्त का समय। पूरा गुप्त काल कब से कब तक है? 275 से 540, और स्कंदगुप्त का समय क्या है? 455 से 467। तो इतने पात्रों का नाम याद हो गया। कौन कौन है? स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, देवकी, अनंत देवी, कुमारगुप्त, सर्वनाग, भटार्क, प्रपंच बुद्धि, रामा और कमला। इसके अलावा एक इनके एक कवि हैं, उनका नाम है मातृगुप्त। मातृगुप्त, हाँ, इन्हीं का नाम है कालिदास भी, ठीक है। हाँ, उसके बाद इनकी प्रेमिका है, उनका नाम क्या है? मालिनी। इनकी प्रेमिका है, उनका नाम है मालिनी। एक दूसरा वंश है जो मालो वंश है, ये तो गुप्त वंश है। एक दूसरा वंश है मालो, जिसके शासक हैं बंधु वर्मा। बंधु वर्मा ये राजा है। इनके भाई हैं भीम वर्मा, ये भाई हैं, और इनकी बहन है देवसेना। देवसेना, और इनकी पत्नी है जयमाला। तो ये चार नाम भी आपको याद रखना है। मालोवंश, मालोवंश के शासक कौन है? बंधु वर्मा। इनके भाई कौन है? भीम वर्मा, और इनकी बहन है देवसेना, पत्नी है जयमाला। देवसेना किससे प्रेम करती है? स्कंदगुप्त से। और प्रारंभ में स्कंदगुप्त किससे प्रेम करते हैं? विजया से। विजया है एक धन कुबेर की पुत्री, एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, धन कुबेर की पुत्री। बाद में स्कंदगुप्त देवसेना से ही प्रेम करते हैं, बाद में, लेकिन प्रारंभ में किससे करते हैं? विजया से। बाद में किससे करते हैं? देवसेना से। देवसेना किससे प्रेम करती है? स्कंदगुप्त से। और हुणों का आक्रमण हुआ है,
हूणों का आक्रमण हुआ और ये आक्रमण हुआ है अभी किस पर? मालव वंश पर। बाद में होगा गुप्त वंश पर, लेकिन अभी किस पर हुआ है? यही स्टोरी का, इसी पर केंद्रित स्टोरी। यहाँ हूण के रूप में किसको रखा गया है? हूण के रूप में अंग्रेजों को रखा गया है। ये तो इतिहास का पात्र है। वर्तमान में क्या कहना है? वर्तमान में ये अंग्रेजी सत्ता है, साम्राज्यवाद है। इसको हूणों से किससे जोड़ा है प्रसाद ने? ब्रिटिश सत्ता से। पीछे हूणों का आक्रमण हुआ था, आज किसका आक्रमण है? अंग्रेजों का। अस्कंदगुप्त युवा, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी किस पर है? अस्कंदगुप्त पर, जैसे युवाओं पर। लेकिन ये जो अस्कंदगुप्त युवा है, ये अधिकार चैतन्य नहीं है। योग्य है लेकिन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। ये लोग जो हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। सब कुछ देंगे राष्ट्र के लिए, बलिदान करेंगे। हम आजाद नहीं हो रहे हैं इन षड्यंत्रों के कारण। ये षड्यंत्र स्वतंत्रता में बाधक है। इतिहास में भी बाधक था, आज आजादी में क्या है? ये बाधक तत्व है। ये भी बाधक है कि कुमारगुप्त विलासी हैं, जिसका हीरो, जिसका राजा ही विलासी होगा। और आज पारसी नर्तकियां भी आने वाली नृत्य करने के लिए, मदिरा में डूबे हुए। तो फिर राष्ट्र कैसे आज़ाद होगा? यानी जयशंकर प्रसाद पास्ट के बेहतर मूल्यों को भी याद करते हैं और पास्ट की खराबियों को भी। यानी हमारा अगर शासक विलासी हो आज भी, और शासक अगर षड्यंत्र करता हो या उस शासन में षड्यंत्र होता हो, तो राज्य की उन्नति और प्रजा की उन्नति संभव नहीं। तो अस्कंदगुप्त को और जैसे युवाओं को जयशंकर प्रसाद चाहते हैं कि वो क्या हो? जागरूक। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या किया गया है कि भाई अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। और परमदत्त कहता है कि अधिकारों का उपयोग आपको करना पड़ेगा। किस लिए? राज्य को सुखी बनाने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए। और मालव वंश का मतलब है कि क्षेत्र। हमको क्षेत्रवाद में नहीं पड़ना। इस गुप्त वंश के शासक को, जो ज़्यादा शक्तिशाली है, मालव वंश की रक्षा करनी है। क्योंकि हूण भेद नहीं रखेंगे। हूण ये नहीं सोचेंगे पहले एक मालव को खाएंगे फिर धीरे धीरे और को। इसलिए हम क्षेत्रीय अखंडता का ख्याल रखें। और गुप्त वंश की जिम्मेवारी है कि इसकी क्या करें? रक्षा करें। जबकि यहाँ का शासक सोच रहा है कि नहीं, हम पर तो आक्रमण नहीं हुआ है। ठीक है। यानी जयशंकर प्रसाद का मूल उद्देश्य है अतीत के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बताते हुए, अतीत पर ऊर्जा कायम रखते हुए, जिस प्रकार स्कंदगुप्त ने हूणों को भगाया था, उसी तरह आज के युवा भी अंग्रेजों को भगाएं और एक नया भारत, एक स्वतंत्र भारत बनाएं। समझ में आ गया? तो ये है स्कंदगुप्त के कैरेक्टर और इसी से जुड़ा हुआ नाटक है स्कंदगुप्त नाटक 1928 का। अब देखिए कि सवाल क्या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए और कितना आसान सवाल रहते हैं। लिखिए, सिविल सेवा 2020 का सवाल हम लिखवा देते हैं एक जैसे सवाल। सिविल सेवा 2020, सिविल सेवा 2020। प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण मतलब फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें। प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करें। इस कथन की व्याख्या करें। क्या मतलब है? इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, यानी जो इतिहास का जो विषय है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी नए फॉर्मेट में फिर उसको देखते हैं। और ये नया फॉर्मेट किसके लिए है? किसके लिए है? भारत को आज़ाद करने के लिए। दूसरा सवाल लिखिए, सिविल सेवा 2010। स्कंदगुप्त में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना पर, स्कंदगुप्त में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना पर, स्कंदगुप्त में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना पर तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन
तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन के प्रभावों का आकलन करें। तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन के प्रभावों का आकलन करें। आंदोलन के प्रभाव का आकलन करें। प्रश्न समझ में आया? यानी उस समय का जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसका इम्पैक्ट है इस पर। आसान सवाल है। प्रश्न समझ में आ रहा है? सिविल सेवा 2017, सिविल सेवा 2017 और डैश दे करके लिखिए स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख समस्या। स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है। स्कंदगुप्त नाटक की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या है। इस कथन की समीक्षा करें। इस कथन की समीक्षा करें। सिविल सेवा 2015 स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने किन जीवन मूल्यों को उद्घाटित किया है? स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने किन जीवन मूल्यों को उद्घाटित किया है? किन जीवन मूल्यों को उद्घाटित किया है? ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं, यानी ये सारे प्रश्न रिपीटेड। सब प्रश्न किस पर कहे गए? ये सारे प्रश्न ये कहे गए कि स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य बताइए। एक बार फिर से सवाल पढ़िए। सब एक जैसे लग रहे हैं या नहीं, कि सब अलग अलग लग रहे हैं? बताइए, पढ़ करके बताइए कि इसमें कौन सा सवाल नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है ना? राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या, यानी राष्ट्र सुरक्षित हो जाए तो आज़ाद हो जाए, यही कह रहा है सवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब षड्यंत्रों से, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, इसको हमको क्या करना है? सुरक्षित करना है। यानी उद्देश्य क्या है? सुरक्षित करके आज़ाद करना। और कोई सवाल? जीवन मूल्य का मतलब है कि आखिर जयशंकर प्रसाद भारत की आज़ादी के बाद क्या चाहते हैं? कैसी आज़ादी? कौन से मूल्य, कौन से लाइफ के वैल्यूज हैं कि हम नया, जैसे आप हैं, आप पास करके क्या करना चाहेंगे? कौन से जीवन मूल्य हैं? समाज को क्या देना चाहते हैं? राष्ट्र को क्या देना चाहते हैं? तो यही हो रहा है कि आखिर स्कंदगुप्त नाटक के आधार पर प्रसाद के जीवन मूल्यों को बताइए। ठीक है, 1928 का भारत हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आज़ाद होके आप सिविल सेवा का एग्जाम पास करके करेंगे क्या? तो आज़ाद होके नया भारत कैसा बनाएंगे? यही तो जीवन मूल्य है। यानी हम क्या चाहते हैं? भारत की आज़ादी हो जाए और अंग्रेज चले जाएं तो हम कैसा भारत बनाएंगे? एक विज़न तो होगा, एक थॉट प्रोसेस तो होगा, एक उद्देश्य होगा, है ना? तो कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक में वो उद्देश्य दिखाई देगा। वो कौन से जीवन मूल्य हैं? ये तो नहीं है कि आज़ाद होने के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। ये तो थॉट प्रोसेस शुरू से ही होता है। बच्चे का जब जन्म होता है, प्राथमिक स्कूल में होता है, उस समय से फादर उसका सोचता है कि कैसा नागरिक बनेगा। नहीं, उसमें धीरे धीरे वो चीज़ें वो डालना चाहता है। स्कूल चाहता है कि भाई पढ़ करके कौन सा नागरिक बनेगा, ये उसमें सत्य होगा, उसमें धर्म होगा, उसमें चरित्र होगा, कुछ तो होगा, है ना? तो स्कंदगुप्त नाटक जब लिखा गया तो इस नाटक में कौन कौन से जीवन मूल्यों को, लाइफ वैल्यूज़ को, सोसाइटी के वैल्यू को, पॉलिटिकल वैल्यू को क्या इनबिल्ट करना चाहते हैं प्रसाद? क्या बताना चाहते हैं? पढ़ के आपको क्या लगता है कि कैसा भारत बनाना चाहते हैं? आगे बात समझ में? यानी फिर से हो रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य बताइए, स्कंदगुप्त नाटक में चैलेंजेस बताइए, या स्कंदगुप्त नाटक में कौन कौन से लाइफ वैल्यूज़ को प्रसाद ने, यानी सब मिला करके एक ही बात। यानी स्कंदगुप्त नाटक का आप कहिए भाव बताइए, विचार बताइए, मूल्य बताइए, जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य बताइए। इसी सवाल को अलग अलग एंगल से पूछा गया है। या हम कैसे आज़ाद होंगे? अगर जीवन मूल्यों पे नहीं चलेंगे तो आज़ाद भी नहीं होंगे। यानी हम जब तक नैतिक नहीं होंगे तब तक आज़ादी भी नहीं मिलेगी। नहीं, अगर गांधी नैतिक नहीं होते, अगर राष्ट्रीय आंदोलन के नेता नैतिक नहीं होते और जनता को ये लगता कि तो आदमी स्वार्थी है ना, तो जनता साथ भी नहीं देती, और जब साथ नहीं देती तो हम आज़ाद भी नहीं होते। ठीक है, तो समझ में आया? यानी 1928 का नाटक, लेकिन जयशंकर प्रसाद को सोचते तो होंगे, जैसे गोदान 1936 का है, प्रेमचंद को सोचते होंगे कि जो नया भारत बनेगा उसमें कौन कौन सी समस्याएं नहीं होंगी। यद्यपि अलग बात है कि उन सपनों के साथ लोग जिए नहीं। 36 में प्रेमचंद का देहांत हो गया, 37 में जयशंकर प्रसाद का देहांत हो गया, लेकिन तब भी एक दूरदर्शिता रही कि हमारा राष्ट्र कैसा है और कैसा बनना चाहिए, और इन नाटकों में या उपन्यासों में या कहानियों में दिखाई देता है। हाँ, इसका मतलब है भारत के इतिहास के गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। ये आपको नहीं कहा जा रहा है कि गुप्त काल का इतिहास पढ़िए, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी इतिहास में जो अच्छी चीज़ें हैं उसके आधार पर हम कैसे राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। नहीं, सवाल समझ में आ गया?
पुनर्निर्माण करते हैं, यानी हम इतिहास के माध्यम से वर्तमान को और एक नए भारत को कैसे बनाएंगे। क्लियर हुआ? यानी ये सवाल भी किससे जुड़ा हुआ? स्कंदगुप्त नाटक के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, केवल भाषा बदली है। और दूसरा कह रहा है सवाल कि स्कंदगुप्त नाटक में उस समय जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। सीधी सी बात है कि इसीलिए लिखा ही गया है। जो उस समय का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, गांधी अपने सक्रिय हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद सक्रिय है, उन्हीं सब बातों को इस साहित्य में रिफ्लेक्ट किया गया है, उसका इम्पैक्ट है। यानी फिर से वही सवाल है कि प्रसाद ने राष्ट्रीय मूल्यों को लेते हुए ये नाटक लिखा है, तो उनमें कौन कौन सी बातों को लिखा है और राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ कहाँ दिखाई देता है। और तीसरा सवाल ये भी वही सवाल है कि भाई आखिर मेन प्रॉब्लम है क्या, कि हम जो जो चैलेंजेस हैं राष्ट्र के सामने बताइए। नहीं, यानी अभी सब मिलाकर के एक सवाल बन रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य बताइए। सीधी बात कि जो जो चैलेंजेस हैं तो बताइए, जो चैलेंजेस से उबर जाएंगे तो हम आज़ाद हो जाएंगे, और आज़ाद हो जाएंगे तो कैसा भारत बनाएंगे, कैसा नया भारत बनाएंगे। ठीक है, और आगे कौन कौन से मूल्य होंगे, या राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या क्या रहने चाहिए, और फिर आगे क्या हम कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया सवाल? यानी ये सारे सवाल कैसे हैं? सीधे सीधे नाटक का जो एम है, नाटक का जो उद्देश्य है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम आसान होता है। केवल रास्तों में इतने सारे भटकाव होते हैं कि उसी भटकाव को दूर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त नाटक पढ़ने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन एक बार जब उसका भाव समझ लेंगे तो हर शब्द जानने की जरूरत नहीं। आपको तो ये सब उसका उत्तर लिखना है, और उत्तर लिख करके मार्क्स लाना है। ठीक है, और स्कंदगुप्त नाटक में कितने सवाल बन जाएंगे? एक तो ये सवाल बनता है उद्देश्य का, दूसरा सवाल चूंकि नाटक है तो रंगमंच का सवाल बनेगा, तीसरा सवाल इतिहास और कल्पना का बनेगा। खत्म हो गई बात। छोटे छोटे और सवाल बन सकते हैं कि स्कंदगुप्त में जो नारी कैरेक्टर हैं वो सब अच्छे हैं पुरुषों से, इस पर टिप्पणी लिख दीजिए। तो 4 सवाल में पूरा अब तक का 30 वर्ष खत्म बात। तो एक विद्यार्थी को क्या करना है? इन 4-5 सवालों को समझ लेना है और उसका आंसर प्रैक्टिस कर लेना है। हो गई स्कंदगुप्त की तैयारी। ऐसे ही हर चैप्टर में करना है। अपनी भाषा, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेने, नहीं वरना होता क्या है कि तो मेला है, मेला में बहुत सामान बिखरा पड़ा होता है। आपको जो काम का चीज़ है 4 सामान लीजिए और घर आ जाइए। नहीं, वरना होता क्या है कि सुबह से शाम तक मेला घूमते रहे, है ना, और अपना सामान आप लिए ही नहीं, और लास्ट में समय ही कम बचा। तो ठीक वैसे ही ये सिविल सेवा की तैयारी कैसा है? एक तरह का मेला है। आप ये देखें कि दूसरा क्या खरीद रहा है, तब तक आपका सामान क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। तो मुखर्जी नगर में जो IAS की तैयारी है वो एक तरह का क्या है? हाँ, मेला। उस मेला में चकाचौंध बहुत है, लेकिन आपको ये जो 4 सवाल खरीदने हैं स्कंदगुप्त से, नहीं उसी पर ध्यान देना है। आगे भी 2023 में, 24 में, 25 में अब जयशंकर प्रसाद लिखेंगे नहीं आकर के नया नाटक। जो लिख दिया सो लिख दिया, और जो प्रश्न बन गए उन्हीं प्रश्नों की भाषा बदलेगी केवल। जैसे ये सब भाषाएं बदली हुई हैं, 5 सवाल की 5ओं की भाषा अलग है। अगर आपने अपने ऊपर समझा नहीं है तो 5ओं अलग अलग सवाल लगेंगे, और जब समझ लेंगे तो 5ओं कैसे लेंगे? एक तरह के सवाल लेंगे, है ना। तो इस मेले में अपना सामान खरीदना है और बिना थके लौट आना। वरना लोग मेले में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं कि दिखते हैं दूसरा कौन क्या खरीद रहा है, तो लिखा जाए। समझ में आ गई बात ना? यानी ये 2-3 सवाल है कि आखिर जयशंकर प्रसाद क्या चाहते हैं, कौन से जीवन मूल्य, कौन से उद्देश्य, ठीक है, और क्या चैलेंजेस हैं, और उस समय का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका इम्पैक्ट कैसा है। यही सवाल। यानी स्कंदगुप्त नाटक के लिखने के पीछे प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, इतना ही सवाल है। तो लिखा जाए।